मेरा प्रश्न ये है कि कौन कौन होमवर्क करके आया, पहले ये बताइए। हाँ जी, क्या क्या दिया था होमवर्क में, कोई बताएगा? अब ये देखो, ये देख के आए हैं या होमवर्क करके नहीं आए हैं? कोई और? कल मैंने काम दिया था आपको, लिमिटेशंस लेके आनी है कूलम्ब लॉ की, करा? नहीं किया? याद रखिएगा, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कूलम्ब लॉ। तो सबसे पहले कूलम्ब लॉ, आवाज नहीं प्लीज। कूलम्ब लॉ आपका है क्या, वो समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, ठीक है? मैं इसको थोड़ा मार्कर को मोटा कर लेता हूँ, ठीक है? कल हमने कूलम्ब लॉ के बारे में जाना था, इसके थोड़े से लिमिटेशंस देखे थे, उसके अलावा कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा था और कुछ क्वेश्चन करे थे 3। तो कूलम्ब लॉ अगर आपको पता हो, जैसे कि ग्रेविटेशन आपने चैप्टर पढ़ा है, ग्रेविटेशन में आपके पास एक फोर्स है, वो किसकी वजह से है? मासेस की वजह से। और उसका जो फॉर्मूला रहता है F इज इक्वल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो आपकी +2 क्लास है उसमें सारी स्टडी किसकी चलती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, ज्यादातर 7 यूनिट तक, उसके बाद आपका जाके ऑप्टिक्स आती है। तो हम यहाँ पे कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है, ये कूलम्स लॉ चार्जेस के बारे में है। और बोला ये गया था कि कोई भी दो चार्जेस हैं आपके पास, जैसे ये दो चार्जेस हैं, दैट इज ये है Q1, ये Q2, मैं दोनों लाइक चार्जेस मान के काम करूंगा, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर सेम चार्जेस आपके पास हैं और आर उनके बीच में क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इस तरफ इसको रिपेल करेगा, ये इस तरफ इसको रिपेल करेगा, और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होएगा वो क्या होएगा आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जनरल इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास, वो कितनी आई थी? 9 इंटू 10⁹, हाँ जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसके यूनिट होते हैं। तो चार्जेस की वजह से जो आपका फोर्स रहता है दो चार्जेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। उसके बाद हमने कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में किया था। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में जब हमने किया था, हमने क्या पाया था, थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है आपके पास Q2, और ये जो Q1 है, अगर मैंने आपको कल भी बताया था, अगर ये सेम चार्जेस हैं तो जो Q2 है वो Q1 पे एक फोर्स लगाएगा जो कि इस तरफ रहेगा। इसका नाम क्या लिखेंगे? रिपल्सिव फोर्स, दैट इज F1 पे 2 की वजह से, दैट इज F12। ऐसे ही आपके पास इस चार्ज पे ये चार्ज क्या करेगा? एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F, दैट विल बी F21 वेक्टर। कल मैंने आपको लिखना भी सिखाया था कि जो आपका F21 वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं? R12 क्या? एक बात का ये ध्यान रखिएगा, जो आपका यूनिट वेक्टर है वो हम उल्टा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कृत लिखा है F12, तो 2 पे 1 की वजह से फोर्स है, एक की वजह से 2 पे फोर्स, और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए ये फोर्स है किस तरफ? इस तरफ, 1 से 2 की तरफ। क्या यूनिट वेक्टर आपका क्या बताता है? क्या बताता है? डायरेक्शन। ऐसे ही एक आपका यूनिट वेक्टर इस तरफ रहेगा, दैट इज R21 और ये इसकी डायरेक्शन को बताएगा। और कल हमने जो F21 लिखा था, कोई बताएगा F21 क्या आएगा? F21 विल बी, हाँ जी, इस फॉर्मूले के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? R12 कैप। आपने +1 में यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर आपके डायरेक्शंस लिखने के लिए होते हैं। ऐसे ही F जो आपका 21 वेक्टर आ जाएगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है ये वाले फोर्स की, वो इस तरफ है, तो दैट विल बी R21 कैप। इसी के साथ हमने एक क्वेश्चन भी देखे थे, दो चार इसके। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बोलो यहां तक क्लैरिटी? हाँ जी, यहाँ पे जो एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब मेरा प्रश्न है किससे? मेरा प्रश्न है दोबारा से उज्जवल से। उज्जवल जी, जो आपका फोर्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो भी वेक्टर के लॉ आप 11th में वेक्टर अलजेब्रा के लिए यूज करते थे, वो सारे के सारे आप फोर्स के लिए यूज कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके लिए भी यूज करेंगे। तो सिर्फ आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते, आपके वेक्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो बनते हैं। फिलहाल मैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी पे था। एब्सोल्यूट परमिटिविटी शिवांशु क्या बताती है, बताइए। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कृत क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये बोलती है कि जो आपका फ्री स्पेस होगा, फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग सकता है। और अगर मैं किसी और मीडियम की बात करूं तो उस मीडियम में हम ये ले लेते हैं k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो बताएगा कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी को पता हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का? दक्ष, हाँ जी, सानवी आप चले गए थे, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में? नो सर। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाँ जी, एक और चीज है, थोड़ा और मैं बेहतर ढंग से समझाना चाहता हूं आपको। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मान लीजिए एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है आपके पास Q2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? R। क्या है? R। और मुझे बताइए, इन अगर ये फ्री स्पेस में है, दोनों चार्जेस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपके पास जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? F इज इक्वल टू, इसको F नॉट लिख लू मैं, F नॉट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को क्या करा, यही दो चार्जेस Q1 Q2 आपके, इन्हीं दो चार्जेस को ये Q1 है, ठीक है जी, और ये है आपके पास Q2, इनको किसी और मीडियम में रख दिया, डिस्टेंस सेम ही रखा। मान लीजिए दोनों को किसी और मीडियम में रखा, बीच में कोई मीडियम है आपके, और डिस्टेंस इनके बीच में R है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं? F मीडियम, F for F in medium, that is equal to 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या यहां तक सहमत होगी? ये लिख लीजिए पहले, इतनी चीज लिख लीजिए। ये चीज मैंने आपको कल करा दी थी, इसको लिखिए जरा, जो ये इतनी सी चीज है इसको लिख लीजिए प्लीज। हाँ जी सानवी, ठीक है? यस सर। जो आपका मिस हो गया वो रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा, उसमें से देख लीजिएगा जिसका भी मिस हुआ है, ठीक है? एक मिनट में बुक ले। क्लैरिटी यहां तक लिखे। तो अब मैं अगले जो आपके स्टेप में, यहां तक क्लियर है? सभी ने लिख लिया? तो ध्यान दीजिए जरा, देखिए, तो मैंने लिखा जो आपका वैक्यूम में फोर्स है F नॉट, दैट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और जो मीडियम में मैंने फोर्स लिखा दैट विल बी 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों को डिवाइड कर दो। ये है इक्वेशन आपकी फर्स्ट, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, तो क्या आ जाएगा? F नॉट बाय Fm इज इक्वल टू, बताइए क्या क्या कट जाएगा? Q1 Q2 कट जाएगा, Q1 Q2 कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट बाय 1/एप्सिलॉन, यही बचेगा। तो दिस विल बी F नॉट
बाय एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को K बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे कंपैरिजन है दो का, वैक्यूम का किसी मीडियम के साथ है। तो अगर आप एप्सिलॉन के टर्म्स में देखें, K की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी मीडियम जो उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू किसमें, मीडियम की डिवाइडेड बाय वैक्यूम की। और अगर फोर्स के टर्म में देखें तो फोर्स में उल्टा है, वैक्यूम वाला फोर्स ऊपर और मीडियम वाला फोर्स नीचे। इसी चीज को आप एप्सिलॉन आर के बराबर भी लिख सकते हैं, इसके बराबर एप्सिलॉन आर के बराबर। बोलो ठीक है, चलिए लिखिए जरा क्वेश्चन एक और। हाँ जी, तो बेसिकली मैंने आपको एक बात समझाई कि जो आपके पास फोर्स है, ये फोर्स है ना, कूलम्बिक फोर्स है, ये कूलम्बिक फोर्स है। इसी फोर्स को कभी आप वेट के बराबर डालें, किसके बराबर, वेट का फॉर्मूला क्या है, mg। यही फोर्स को आप किसके बराबर डालेंगे कई बार, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। और इसी फोर्स को आप फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर भी डालेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू म्यू आर, और ये R ज्यादातर केसेस में क्या रहता है, m। बोलो ठीक, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है two identical charges, सानवी लिख रहे हो, Yes, sir. हाँ जी, two identical charges capital Q, each are kept at a distance r। two identical charges Q, each are kept at a distance r from each other, each are kept at a distance r from each other। A third charge small q, a third charge small q, a third charge small q is placed on the line joining the third charge small q is placed on the line joining the above two charges, line joining the above two charges, such that all the three charges are in equilibrium, such that all the three charges are in equilibrium। What is the magnitude, what is the magnitude, sign and position of charge small q? What is the magnitude, sign and position of charge small q? Magnitude, sign and position of charge small q। हाँ जी, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, साइन, मैग्नीट्यूड और क्या निकालना है, साइन निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और पोजीशन ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू। तो पहले तो सिचुएशन समझो और बताओ क्या करा जाए। हाँ जी, मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, एक यहाँ पे है शिवांशु दैट इज कैपिटल क्यू, और एक इस तरफ है चार्ज दैट इज कैपिटल क्यू। ये दोनों सेम है और पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं लिखा कहीं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बोल दिया, r डिस्टेंस बोल दिया। अब उन्होंने बोला कि इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बीच में एक स्मॉल चार्ज q रखा है, तो इन दोनों को जोड़ने वाली जगह लाइन ये हुई है ना, और इसके बीच में मैंने यहां कहीं चार्ज क्या रखा है, स्मॉल क्यू। यहां तक क्लैरिटी। और ये मान लेता हूं कि शिवांशु इस तरफ से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, x। तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या आएगा, दैट विल बी r माइनस x। तो दिस विल बी r माइनस x। अब मुझे एक बात बताइए, उन्होंने बोला कि तीनों जो चार्जेस हैं आपके इक्विलिब्रियम में है, तो अगर वो इक्विलिब्रियम में है देन जो ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, और ऐसे ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। देन लिखिए सिंस चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, चार्जेस क्या है आपके इक्विलिब्रियम में है,
जिस वजह से आप ये लिखेंगे कि ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू, हाँ जी, या मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ गए ना आप मेरी बात, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, लिख दूं डायरेक्ट, हाँ जी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज के क्यू वन, के किसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है इसका पहले से एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी देवांश, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी, सभी सहमत है। अब क्या करने वाली चीजें काट दो, यानी क्या आ जाएगा आपके पास, के क्यू 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 से क्यू क्यू कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करें। अगर स्क्वायर रूट कर दूं तब आ जाएगा, तो लिखिए जरा x इक्वल, अच्छा ना एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप जेई और नीट का क्वेश्चन करेंगे ना तो इसके दो आंसर बनते हैं, है ना, प्लस और माइनस के, जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक बार ये देखिए प्लस माइनस आर माइनस एक्स लेके काम करेंगे, तो एक बार प्लस ले लो, हाँ जी, क्या आ जाएगा रमाश, x इज इक्वल टू, जब प्लस लूंगा तो ये आ जाएगा आर माइनस एक्स, है ना, और इसको जब इस तरफ ले आऊंगा ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू आर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी r/2, बोलो ठीक। और ऐसे ही दूसरी सिचुएशन में क्या आ जाएगा शिवांशु, x इज इक्वल टू माइनस आर माइनस एक्स, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस आर प्लस एक्स। अब ये x से x कैंसिल हो गया तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दिव्या, x की वैल्यू क्या आ जाएगी r/2, मतलब कि जो q चार्ज है दैट विल बी इन द मिडिल, तो आपके पास जो x आ गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज r/2, चाहे आप इधर से कर लें चाहे आप उधर से कर लें, दोनों तरफ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, r/2। अब मैंने क्या करना है, अगर पोजीशन निकालनी है देन क्या करना था, इन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो बराबर करने थे। अगर मैंने चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है तो देखिए कैसे निकालूंगा, तो मान लीजिए शिवांशु ये क्यू था, यहां पे भी क्या था आपके पास क्यू, और यहां पे क्या है क्यू, ये वाला डिस्टेंस कितना निकल गया है अपने पास उज्जवल, और ये वाला कितना आ जाएगा r/2, बोलो। अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दीजिएगा सुनिए इधर, ये पॉजिटिव चार्ज Q है, ये पॉजिटिव चार्ज Q इस Q को रिपेल करेगा, रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो स्मॉल Q है उसको इसको वहीं रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट। इसका मतलब है कि जो ये स्मॉल Q है ये इस कैपिटल Q से उल्टी नेचर का। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, मैं ये कह रहा हूं ये जो कैपिटल Q है ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो स्मॉल Q को इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो कैपिटल Q वही रहे। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका जो फोर्स है बताइए क्या बराबर होना चाहिए ना वो दोनों फोर्सेस, तो वो आ जाएगा KQ², KQ1 Q2 Q, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर। सॉल्व करके बताइए जरा कैपिटल Q और स्मॉल q की क्या वैल्यू है। हाँ जी सानवी ठीक है, Yes, sir. साइड में हो जाऊं, ये दिख रहा है कि नहीं, Yes, sir. क्या यहां तक क्लैरिटी सभी को, बोलो, नहीं कोई है जिसको समझ नहीं है, समझ गए ना, तो करके बताओ जरा, सॉल्व कर दो। हाँ जी, Q की वैल्यू आ रही 1/4। किस Q की, स्मॉल Q की वैल्यू आएगी कैपिटल Q/4, हाँ छोटा स्मॉल, और उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। हाँ ये तो ये समझ आ गया ना कैसे पता चलेगा, तो जो आपके पास इसको सॉल्व करिए, K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर देखो, ध्यान दीजिए, ये बन जाएगा 1/r², और यहाँ पे Q भी बचेगा कैपिटल Q, तो ये आ जाएगा Q/r² इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या बचेगा दक्ष,
स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और 4 ऊपर आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल क्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू बाय 4। चलो ठीक है, हाँ जी यहां तक ठीक है, इसी का क्लैरिटी। लिखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कितने लोगों को मैथ्स वाले, कितने हाथ उठाइए जरा पहले, मैथ्स वाले कितने, वैसे तो अभी तक ये काम, डिफरेंशिएशन कितने लोगों को आती है करनी, डिफरेंशिएशन आती है, डिफरेंशिएशन सबको आती है। सानवी आप मैथ्स वाले हैं, बायो वाले हैं? मैथ्स। जिनको मैथ नहीं भी आता कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन आती है करनी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। लिखे क्वेश्चन 1, अ चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं आ जाएगी बड़े आराम से, हाँ कोई नहीं, वो मैं देख लूंगा, बायो वाले भी हैं हमारे, उनको भी तो देखना है हमने। तो लिखे, अब बायो वाले मैथ वाले, हाँ कोई बात नहीं, लिखे अ चार्ज कैपिटल क्यू इज टू बी डिवाइडेड इनटू, अ चार्ज कैपिटल क्यू इज टू बी डिवाइडेड इनटू two objects, is to be divided into two objects, is to be divided into two objects. What should be the value of the charge? What should be the values of the charges on the two objects? What should be the values of charges on the two objects so that force between the objects can be maximized? Yeah, maximum. So that force between the charges can be maximum. Force between the charges can be maximum. अब मेरा प्रश्न क्या है कि फोर्स क्या निकालना है, मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम पे मैं बाद में आता हूं। तो मान लो आपके पास एक चार्ज है Q, कैपिटल Q है, आपने इसे दो बॉडीज में डिवाइड करना है। एक बात और समझिएगा, उस चलो पहले मैं बताता हूं, आपने चार्ज बांटना है, तो अगर मैं सिर्फ एक पे चार्ज Q बोल दूं तो दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज रहेगा, 0। वेरी गुड। और कोई बोलेगा अरे भाई एक पे Q दिया तो दूसरा कैपिटल Q माइनस Q नहीं बचेगा, कुछ पार्ट तोड़ के दिया है, आधा इधर आधा उधर, ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आधा आधा, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ पार्ट इस बॉडी ए पे, कुछ पार्ट दूंगा दूसरी को। तो अगर इसको मैंने दिया तो ए बॉडी को मैंने क्यू चार्ज दे दिया तो दूसरी को क्या मिलेगा, कैपिटल क्यू माइनस क्यू। क्या ये सहमत है? अब अगर मान लो जैसे यहाँ पे रामांश क्यू पड़ा है और यहाँ पे कैपिटल क्यू माइनस क्यू पड़ा है, दो सिचुएशंस हैं बच्चों, मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, पहले आप चीजें समझिए कि है क्या एक्चुअली। अगर तो मैं चार्जेस फिक्स कर लूं कि चार्जेस फिक्स हैं और मैं इनके डिस्टेंस को कम ज्यादा करूं, किसको कम ज्यादा कर रहा हूं, डिस्टेंस को, तो जब आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू करनी है तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, डिस्टेंस के। और अगर मान लो आपने डिस्टेंस फिक्स कर लिया, फिर आप इसमें से एक चार्ज उठा के ऐसे डालें तो आप किसको वेरी कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होएगा, तो जो चीज बदलती है उसके टर्म्स में आपका डिफरेंशिएशन रहेगा। क्या इतना समझ पाए? तो इसमें उज्जवल जी हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस को चेंज नहीं करना, इसमें हमने चार्जेस को बांटना है, मतलब थोड़ा थोड़ा चार्ज उठा के इस तरफ करना है, इस तरफ उस तरफ करना है। डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया रामांश, फिक्स, दैट इज r। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या आएगा, F इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शायद के इंटू अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या आ जाएगा, क्यू कैपिटल क्यू, और क्यू इंटू क्यू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अभी आगे जाके आप मैथ्स में पढ़ेंगे, जब भी आपने किसी बॉडी का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव करिए और फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख दीजिए, 0, किसके, 0। करिए शाबाश, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब मेरा प्रश्न है इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके करूं, चार्ज के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंटवारा किसका है, चार्ज का, ना कि डिस्टेंस का। डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट। शिवाजू ठीक है?
तो दैट विल बी, अब देखो डिफरेंशिएशन से कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, k बाहर आ गया, r स्क्वायर बाहर आ गया, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज इनटू q माइनस q स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, k बाहर है, k r स्क्वायर इनटू q का डिफरेंशिएशन, देखो कैपिटल Q तो फिक्स है तो वो कांस्टेंट है, और इसके साथ वेरिएबल है, अगर सिंगल पावर हो तो डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। जैसे देखो अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो यहाँ पे q का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू q क्या आएगा 1। ऐसे ये पावर कितनी है 2q, जब पावर 2 हो पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है। मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, जैसे नंबर है 2x माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे, ये 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, और ये जो पावर है ये पावर आगे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2x। ऐसे यहाँ पे x की जगह कौन है बोली, q है, तो दिस विल बी q इंटू 1 माइनस 2q। सानवी ठीक है ये? Yes, sir. हाँ जी, तो q माइनस 2q, और इसको बुर्लिन किसके बराबर रखना है 0 के। तो जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, k बाई आर स्क्वायर, माफी चाहता हूं, हाँ, k बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू माइनस 2q इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म, ये तो पूरा टर्म 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब k माइनस 2q 0 होगा, q इज इक्वल टू 2q होगा, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी q बाई 2। अब रमाश बोलेगा सर ऐड पूरा करने का जरूरत ही क्या था, कैपिटल q बाई 2 कर देते डायरेक्टली, तभी हो सकता है जब q का आधा हिस्सा बराबर हो दोनों में, ठीक है। बट आपको मेथड पता होना चाहिए आया कैसे, समझ गए ना। फर्स्ट कभी भी मैथ, हाँ जी, चार्ज को कैसे तोड़ दिया उन्होंने? अरे मतलब बांटे हैं यार, आधे चार्ज उधर प्लस, जैसे आपके पास 30 यूनिट इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, 15 यूनिट इस तरफ दे दिए, 15 यूनिट इस तरफ दे दिए, समझ गए ना, बोलो। अरे यार ये समझ नहीं रहा, बॉडी पे 30 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के रूप में, उसको तार लगा के किसी न्यूट्रल बॉडी पे छोड़ दो, कल ही तो बताया आधा आधा बढ़ जाएगा, समझ गए ना। हाँ जी, क्लैरिटी बोली, लिखे जरा, नोट करिए, पढ़ा। हाँ जी, सानवी ठीक है ये? Yes. चलिए अरे नहीं, अभी तो आगे जा रहे क्वेश्चन तो कर। शांति शांति, उसमें वैल्यू जो लिखी होगी मैं जो कर होगा ना, हो सकता है इसमें तो लोग लिखी होगी जो Q1 छोटा कर देते हैं, वो भी वो आ जाता है। पता नहीं मैंने पूछा ना, तो उसमें लिखा होगा जानकारी कोई देता हूँ। चलेंगे आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं आपको इसका भी दिमाग में डाल दूं, ये क्वेश्चन करते कैसे हैं, बोलो, याद है क्लैरिटी। तो ये सारे देखो, ये सारे वो प्रोबेबल क्वेश्चन हैं जो आपके जेईई और मेंस में आते हैं। कई बार जैसे कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, आपको याद हो, कल मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको, एक मिनट, हाँ जी, कल वाला एक क्वेश्चन याद है जिसमें मैंने आपको बताया था कि ए बॉल है, बी बॉल है, सी को पहले ए से टच कराया गया, फिर सी को बी से टच कराया गया, तो आपसे लास्ट में ये पूछा था जो ए और सी है उनके बीच में कितना, ए और बी है उनके बीच में कितना फोर्स रह गया। इसी में अमेंडमेंट करते हुए वो कई बार ये कर देते हैं, पहले ए बॉल के साथ सी को टच कराते हैं, फिर सी बॉल को बी के साथ टच कराते हैं, फिर बी सी को उनके बीच में रख देते हैं। क्या करते हैं, ए और बी फिक्स है, उनके बीच में सी को रख देते हैं चार्ज करके, तो इस पे Q/2 था, इस पे 3Q/4, इस पे 3Q/4, कल कराया था कुछ नहीं, तो इस जो सेंटर वाली 3Q/4 है, इस पे नेट चार्ज बताओ, ऐसे आ जाता क्वेश्चन, समझ है ना मेरी बात। तो लिखे एक क्वेश्चन, लास्ट है ये क्वेश्चन, लिखे 2 स्फीयर, स्मॉल स्फीयर्स, इसके बाद हम आगे चलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। 2 small spheres each having mass m
two small spheres each having mass m kg and charge q coulomb. Two small spheres each having mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating thread each L meter long, by insulating thread each L meter long but of negligible mass. Negligible mass if theta is the angle each thread makes with the vertical. Theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained. Then show that q square is equal to 4mgl square. थोड़ा सा एक्सप्रेशन देके डरिएगा मत. 4mgl square sin square theta tan theta tan theta into 4 pi epsilon naught. ये हमने शो करना है कि जो q स्क्वायर है आपका दैट इज ब्रैकेट 4mgl स्क्वायर sin स्क्वायर tan थीटा into 4 pi epsilon naught. हाँ जी शिवांशु करे जरा. बोलो यहां तक क्लैरिटी. इशिका जी ध्यान दीजिएगा जरा. आपके पास ना बच्चों ये एक रूफ है. रूफ के साथ दो जो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस का जो मास है वो m दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, और इन दोनों पे जो चार्ज है वो क्या दिया हुआ है n. m मास आपका दिया है, q चार्ज दिया हुआ है, और ये है आपका वर्टिकल समझते हैं ना. ये वर्टिकल के साथ दोनों ने एंगल कितना बना रखा है आपका थीटा. बोलो ठीक. अब मान लीजिए रमांश इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोल दूंगा कि ये चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है. तो उज्जवल अगर मैं इसको लिखना चाहूं, धागे के अंदर लगने वाली जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? टेंशन. तो अगर ये T है तो आपके पास ये वाली डायरेक्शन देखिएगा, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा होगा. अगर ये टेंशन है, धागे के अंदर लगने वाली फोर्स का नाम है टेंशन इज अ रिस्टोरिंग फोर्स. ये टेंशन है, ये एंगल थीटा कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइए. जिनको नहीं पता वो भी बताइए. ये थीटा तो ये भी थीटा. बोलिए पता है? तुम्हें पता है? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो जिस तरफ एंगल बनता है टेंशन का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा उस तरफ? टेंशन का उस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? कॉस कंपोनेंट. बोलो आ जाएगा कि नहीं? T cos थीटा क्या आ जाएगा? T cos थीटा. और इधर इस तरफ क्या आ जाएगा? T sin थीटा. मुझे लगता है सबको समझ आ गया ये. अब अगर मान लो ये भी Q है और ये भी Q है, तो ये इसको इस तरफ क्या करेगा? रिपेल करेगा. और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट विल बी Fe. ऐसे ही मास की वजह से जो नीचे की तरफ आपका फोर्स होगा दैट विल बी mg. इतनी बात करते ही सब कुछ क्लियर है आपका. आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा. अब एक और चीज उज्जवल जी, थोड़ा सा साइड में इसे करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा. यहाँ पे ये वाली चीज निकालनी है मैंने. ये आपके पास L है, ये भी L है, ये एंगल थीटा है. तो मुझे ना ये जाना है रमांश, ये कितना होएगा? ये दिख रही है ना ट्रायंगल.
तो इसमें मुझे ये जानना है कितना होएगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें, इस तरफ थीटा हो गया, ये हो गया आपका बेस, ठीक है जी, ये हो गया आपके पास, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो मुझे बताइए क्या P बाय L साइन थीटा के बराबर आएगा क्या? P बाय L साइन थीटा के बराबर आएगा। तो यहां से P क्या आ जाएगा, दैट विल बी L साइन थीटा। मुझे लगता है सभी सहमत है। तो इसका मतलब है देखिए यहाँ इतनी सी चीज, ये भी L साइन थीटा, L साइन थीटा, तो टोटल कितना आ गया 2 बार L साइन थीटा। मुझे लगता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, इतनी सी, सबको क्लियर है ना? ये इतनी सी चीज को क्या मैंने निकाल के बताया, दैट इज L साइन थीटा। तो जो टोटल है ये भी L साइन थीटा है, ये भी L साइन थीटा, 2 बार L साइन थीटा। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मैं अगली बात कर रहा था। तो आपके पास ये वाला जो है वो L साइन थीटा है, ये वाला भी L साइन थीटा है, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2L साइन थीटा। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूं दोनों चार्जेस के बीच में, तो वो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, हाँ जी, F इज इक्वल टू, या फिर आप ना मुझे उससे पहले ये बताइए, ये छोड़ो, इसे पूरा लिखना ये तो आपको आता ही है। मैं सिंपली आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे जो t cos थीटा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? तो हेयर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाँ जी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जैसे प्रभु ना आए तो लेट हो, तो थोड़ा सा आपको पता लग रहा होगा, जो t cos थीटा वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो t cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg, और t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, fe को। क्या यहां तक क्लैरिटी? अब आप क्या करें कि ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट वी विल गेट, दैट इज 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू f e डिवाइडेड बाय m। बोलो ठीक? हाँ जी, mg ऊपर आएगा, नहीं ठीक है, हाँ tan थीटा आ जाएगा। नहीं tan थीटा तो सही बोल रहा है, मैं ऊपर कैसे आएगा? ठीक है, तो ये दिस विल बी tan थीटा इज इक्वल टू, अब बताइए कि जो ग्रेविटी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर यहां से लेके यहां तक कितना है 2L sin थीटा। तो दिस विल बी 2L sin थीटा का स्क्वायर इनटू mg, रमान नीचे है, mg नीचे है, तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू mg, और क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ ले जाओ सब कुछ, तो क्या बच जाएगा आपके पास, दैट इज 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू mg इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू tan थीटा। मुझे लगता है जो प्रूव दैट लिखा हुआ है वो कर दिया प्रूव मैंने। लिखिए जी, करिए, शाबाश। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट में भी आ रखा है, एक बार जेई में भी आ रखा है। नीट 2018 में आया हुआ है और जेई में आया हुआ है रिसेंटली 2 साल पहले। समाज ठीक है, चेक कर लो एक बार सारा, ओके रिपोर्ट, टेंशन ना लो। हाँ जी, सानवी ठीक है? Yes, sir. ये tan थीटा को मैं अलग ही लिख देता हूँ, एमी खराब हो जाएगा काम। एक्स मत सोच लेने, एक्स नहीं है ये मशीन नहीं है, ठीक है। आर की जगह 2L sin थीटा आएगा, दोनों का डिस्टेंस, ठीक है जी, क्लैरिटी?
हाँ जी, तो अगर आप ध्यान दें, जो आपकी 11वीं क्लास की मैकेनिक्स सीखी हुई है वहां यहाँ पे यूज हो रही है फोर्सेस के बारे में जानकारी, टेंशंस, cos थीटा और sin थीटा। चलेंगे आगे, करिए जल्दी नोट करिए। समझ हो गया? हाँ जी, बाकी लोग बोलिए। हो गया? प्रभु जी रह गया जो लेक्चर में लिख लीजिए। फोन अंदर जेब में, फोन आ करवा लो मैं। ठीक है, चलेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक का नाम, थोड़े से क्वेश्चन दे दो होमवर्क के लिए, चाहिए क्वेश्चंस? तो ग्रुप में कौन कौन है, मैं फिर पूछ रहा हूँ। ग्रुप में है, ग्रुप में या एनरोल हो जाओ, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बुक यार, बुक मैं आपको बता देता हूँ। देखो मुझे नहीं पता आप कौन सी बुक यूज करते हो, बुक में आप जो अपना मन है वो कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करता हूँ आपको ऐसा करो। किस वजह से? ये नहीं कि मुझे बहुत पसंद है, इसमें ना ये सेक्शन वाइज सब कुछ बांटा हुआ है, सब कुछ। इसमें अगर आप एंड में जाएंगे ना, रेड कलर का आपको क्या मिलेगा, रेड कलर का एक पोर्शन मिलेगा, उसमें एडवांस के क्वेश्चन अलग हैं, उसमें जेई मेंस के क्वेश्चन अलग हैं, नीट के क्वेश्चन अलग हैं, एम्स के क्वेश्चन अलग हैं। ठीक है, तो एडवांस के करने हैं तो एडवांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़ेगी, मेंस के करने हैं तो मेंस के कर सकते हैं, और नीट के करने हैं नीट के कर सकते हैं। उसके अलावा भी बुक्स हैं, तो इसमें से क्वेश्चन है थोड़े। लिख लिया सभी ने? हाँ जी, तो नेक्स्ट लिखिए आपके पास, नेक्स्ट है टॉपिक का नाम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या देखिए द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन, हाँ जी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बताइए इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? हाँ जी, अलग अलग चार्ज। हाँ वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, मान लीजिए दो चार्जेस के बीच में आपने बोला है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, और वो फोर्स कैसा है। बट अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा चार्जेस हैं, देन वो कैसे काम करेंगे, है ना? जैसे मान लो दो चार्ज हो गए, तीन चार्ज हो गए, चार चार्ज हो गए, पांच चार्ज हो गए, देन टोटल जो फोर्स रहेगा किसी चार्ज पे, वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। क्या होता है? वेक्टर सम। मतलब एक चार्ज है जो टेस्ट चार्ज उसे बोलेंगे, जो फील करेगा फोर्स सबका, जैसे वो लगाएगा भी। फिलहाल एट द मोमेंट मैं ये बोल दूंगा कि एक चार्ज आपका फील करेगा, उसके अराउंड बहुत सारे मैंने चार्जेस रखे हैं, और वो सारे चार्जेस उस एक चार्ज पे फोर्स लगाएंगे, और अगर सेम का है तो रिपेल करेंगे। तो सभी फोर्सेस एक दूसरी की तरफ से आएंगे, और जो नेट फोर्स रहेगा वो उन सभी का क्या रहेगा? वेक्टर सम। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेक्टर सम बोलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल में जब आप करेंगे, जब आपका पोटेंशियल आएगा सेकंड चैप्टर में, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें वेक्टर सम नहीं बोलते, उसमें क्या बोलते हैं? सिंपल सम आपका रहता है, अलजेब्रिक सम। तो लिखिए, लिखिए जरा, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट, द प्रिंसिपल ऑफ, हाँ जी सानवी समझ आएगा ये बात? The principle of superposition states that when a number of charges are interacting, when a number of charges are interacting, the total force on a given charge, when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum. Total force on a given charge is the vector sum of forces, is the vector sum of forces exerted on it, vector sum of forces exerted on it, exerted on it due to all other charges, due to all other charges, all other charges, the force between two charges is not affected by the force between two charges
is not affected by the presence of other charge. The force between two vectors, force between two charges is not affected by the presence of other charges. तो लिखिए consider presence of other charges. Consider Q1, Q2, Q3. Consider Q1, Q2, Q3 up to so on Qn. N charges with R1, R2 vector, R3 vector up to so on Rn vector be their position vectors. ठीक है जी. Then according to principle of superposition, सर बोर्ड ब्लर हो गया. According to principle of superposition, हाँ जी, that is equal to F. जैसे यहां पे मैं क्या करूंगा, आपका नाम हो, फिर से ब्लर हो रहा है. यस सर. यहां पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर मैं बोलूं कि पहला चार्ज ऑब्जर्व कर रहा है और बाकी सारे चार्जेस Q1 को छोड़ के जैसे Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 अप टू सो ऑन Qn है, तो पहले फोर्स पे जो पहले चार्ज पे जो फोर्स रहेगा दैट विल बी F, टोटल फोर्स ऑन फर्स्ट विल बी F12 प्लस F13, जैसे आपने वहां पे लिखा था ना वेक्टर फॉर्म में, दैट इज F14 अप टू सो ऑन F1n. क्या ये समझ आता है? 1-2 का मतलब है 1 पे 2 की वजह से, 1-3 का मतलब है 1 पे 3 की वजह से, 1-4 का मतलब 1 पे 4 की वजह से, और Fn का मतलब 1 पे nth चार्ज की वजह से. ठीक है जी. तो लिखिए जरा. अब मान लीजिए आपके पास ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है. हाँ जी, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं सारे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं. Z एक्सिस में इसमें नहीं ले रहा, मैं सिर्फ दो ले रहा हूं, प्लेन वाला. तो आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है जिसको मैं Q1 बोल दूंगा, बोलो ठीक. ऐसे ही यहाँ पे एक चार्ज है मेरे पास और एक चार्ज मेरे पास यहाँ पे है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 है. अब अगर ये ओरिजिन मानूं मैं यहां से, तो जो Q1 है उसके पोजीशन वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, R1. स्ट्रेट मारिएगा इस लाइन को. और इसके पोजीशन वेक्टर को क्या लिखूंगा रमांश, R2 वेक्टर. और ऐसे ही इसको क्या लिखूंगा, दैट विल बी, क्या यहां तो क्लैरिटी? हाँ जी. अब मैं अगर बोलूं कि ये जो Q2 है ये Q1 पे एक फोर्स लगाएगा, दैट विल बी लाइक दिस. और ऐसे ही ये जो Q3 है ये Q1 पे फोर्स लगाएगा एंड दैट विल बी लाइक दिस. किसी को समस्या? Q2 Q1 को रिपेल करेगा दूर की तरफ, और इसको मैं लिखूंगा F12 वेक्टर. ऐसे ही ये Q3 ऐसे लाइन में इसको इस तरफ रिपेल करेगा, दैट विल बी F13 वेक्टर. बोलो. अब अगर मैं बोलूं कि अभी फिलहाल के लिए मेरे पास दो ही चार्जेस हैं, अगर मैं n चार्जेस को छोड़ के फिलहाल ये मानूं मेरे पास दो ही हैं, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा दैट विल बी F1 वेक्टर. बोलो. अगर मैं क्या बोलूं, n के बजाय कितने चार्जेस हैं, सिर्फ दो चार्जेस हैं, देन मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा F1 वेक्टर, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा. अच्छा, एक और चीज, अगर आपने कल क्लास लगाई है तो आपको याद होगा कि अगर ये Q1 है, ये Q2 है, आज भी मैंने बताया था, इस तरफ कौन सा फोर्स था, दिस इज F बोलो ठीक, 2-1. और अगर मैं इसकी डायरेक्शन देने के लिए बोलूं तो डायरेक्शन कैसे लिखी थी, R 1 से 2 की तरफ. तो इसे मैंने क्या लिखा है, F12 वेक्टर
और यहां पे आ जाएगा R, हाँ जी 2 से 1 की तरफ, दैट इज 2 1 कैप। इस बात का ध्यान रखिएगा, बुक में ऐसा नहीं है। ये जो बुक है SL अरोड़ा, उसमें उन्होंने इसको R12 कैप बोला है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, आप इसका नोटेशन देते हो, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। तो मैंने कैसे लिखा है R21 2 से 1 की तरफ और वो बता कौन रहा है, किसको बता रहा है, F12 को। उज्जवल ऐसे यहां से लेके यहां तक इस डायरेक्शन को किससे लिखूंगा मैं, R, हाँ जी 3 से 1 की तरफ। इसी का ठीक है, ये क्लैरिटी। देन फोर्स ऑन, हाँ जी दिव्या, फोर्स ऑन किस पे, Q1 ड्यू टू किसकी वजह से, Q2, दैट विल बी F12 वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को अगर मैं R21 लिख दूं, कोई दिक्कत किसी को, क्या बोलूं, या R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दूं, वेक्टर लिया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर दिया तो वो नंबर बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर बोलो R12 वेक्टर 21 वेक्टर का स्क्वायर, और यहां पे क्या लगा दूंगा R21 क्या यहां तक क्लैरिटी किसी का, हाँ जी कोई है जिसको ये समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, हाँ जी गुरसिमरन ओके। ऐसे सिमिलरली F13 वेक्टर क्या आएगा बेटा, ऐसे सिमिलरली F13 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R31 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा R31 क्या है, हाँ जी क्लैरिटी बोलो, ठीक है यहां तक, सानवी ठीक है बेटा यहां तक, Yes, sir. ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली फॉर nth के लिए क्या हो जाएगा उज्जवल, सिमिलरली जो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे हैं ना, फॉर nth चार्ज के लिए क्या आ जाएगा, हाँ जी दक्ष बताएगा, दक्ष जैसे 13 है ऐसे n लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, Fn 1n वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बाय Rn1 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा Rn1 क्या है, गुरु ठीक है यहां तक, हियर जो R देखिए R12 आपका कैप है ना, R12 कैप 12 नहीं है 21 कैप है, माफी चाहता हूं, R21 कैप है जो आपके पास, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा R21 कैप को दैट इज R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, हाँ जी ये चेक करिए जरा, वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है उसको लिखते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, हाँ जी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बोलो ये समझ आएगी नहीं, अगर नहीं है तो 2 मिनट के लिए रुको और समझो जरा, मैं सिर्फ इन तीनों को बना के बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। रमांश ये है बेटा R1, ये है आपके पास R2, और ये है आपके पास R, हाँ जी 21 वेक्टर, क्या तो मैंने लगा रखा है। तो बताइए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका क्या कहता है, बताइए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है ये 1 है ये 2 है, तो ये रिजल्टेंट दिख रहा है आपको, तो रिजल्टेंट मैं ये सिर्फ समझा रहा हूं, रिजल्टेंट R वेक्टर कैसे आएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, बोलो इसका ठीक है। इसको मैं अगर इस तरफ ले आऊं तो R21 वेक्टर क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस, समझ आता है सबको, हाँ जी ठीक है। तो दिस विल बी R21 कैप इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, आपको आइडिया हो गया होगा, जो पीछे है उसको आगे लिखना है, जो आगे उसको माइनस के बाद यहाँ पे लिखना है। तो R31 कैप क्या आ जाएगा, हाँ जी R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मॉड,
nth के लिए बताइए, फॉर nth चार्ज के लिए Rn1 कैप इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 वेक्टर माइनस Rn वेक्टर के मॉड का वेक्टर का मॉड। बोलो ठीक, यहां तक लिखिए पहले। हाँ जी सानवी ठीक है बेटा? यस सर ठीक है। आज फिलहाल यहीं तक करेंगे, इसके बाद बस एक स्टेप रह गया, इसको उन रिजल्ट्स में पुट करके यहां डालना है और आपका नेट रिजल्ट आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, यहीं से मैं चलाऊंगा आगे, ये लिख के रिजल्ट आपका, ये सारे रिजल्ट लिख के उसको आगे मैं बढ़ाऊंगा और लास्ट में उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। बोलो ठीक? हाँ जी सानवी ठीक है? यस सर। ठीक है, आज इतना ही करो। थैंक यू सर।